हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनिटी टेस्ट, ये सब चीज़ें समराइज तरीके से बताऊंगी इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये 4 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें एस्टिमेशन से पहले आने चाहिए। अब मेरी नेक्स्ट वीडियोस एस्टिमेशन पे बेस्ड हैं, तो मैंने सोचा एक समराइज तरीके से हिंदी लैंग्वेज में आपको ये समझाऊं ताकि आपके कंसेप्ट्स ब्रश अप हो जाए। वैसे तो इन चारों टॉपिक्स पे मेरी 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। पर अगर आपको क्विक रिव्यू देखना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन की इंट्रोडक्शन दी थी। उसमें मैंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन और उसका बायस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है? कोई भी मॉडल जिसमें मोर देन हमें 1 इक्वेशन दिखेगी तो हम उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। इसमें होता ये है कि कुछ वेरिएबल्स एक्सोजेनस भी होते हैं और वही वेरिएबल्स एंडोजेनस भी होते हैं एक ही मॉडल के अंदर। अब इसमें बायस क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्सोजेनस वेरिएबल और एरर टर्म के बीच में कोरिलेशन होता है। इस कोरिलेशन की वजह से हम इसमें OLS मेथड ऑफ एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये OLS की एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि ये कोरिलेशन 0 होना चाहिए, तभी OLS लगता है। पर यहाँ पे जो ये कोरिलेशन है ये नॉन जीरो टर्म है, जिसकी वजह से एस्टिमेटर्स बायस्ड होते हैं, साथ में इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। बायस्ड हो गया कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल नहीं आती, और इनकंसिस्टेंट हो गया कि प्रोबेबिलिटी लिमिट जो है हमारी एस्टिमेटर की वो भी पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल नहीं आती। तो नो मैटर हमारा सैंपल साइज जितना मर्जी लार्ज हो, ऐसी इक्वेशंस में अगर हम OLS लगाएंगे तो बायस नहीं हटेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कैसे रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस डिराइव करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म इक्वेशन से। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का बताया था जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में। तो कौन से वेरिएबल्स हैं वो? एंडोजिनस वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू हम सिस्टम के बीच में से ही डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है दूसरी कैटेगरी प्री डिटरमिन्ड वेरिएबल्स, वो उनमें आ गए एक्सोजिनस वेरिएबल्स और लैग्ड एंडोजिनस वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यूज हमें आउटसाइड द मॉडल गिवन होती हैं। इसके बाद मैंने आपको केन्स मॉडल की एग्जांपल दी थी उसमें, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे केन्स मॉडल से हम स्ट्रक्चरल इक्वेशंस को यूज करके उसके रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन होती क्या है। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एंडोजिनस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्सोजिनस वेरिएबल और एरर टर्म का फंक्शन होता है। ऐसी इक्वेशन हमें क्यों डिराइव करनी पड़ती है? ताकि हम ऐसी इक्वेशन पे OLS लगा सकें। इस पे OLS इसीलिए लगता है क्योंकि जो इसका एक्सोजिनस वेरिएबल होता है वो एरर टर्म से अनकोरिलेटेड होता है। इस वजह से इस पे OLS लग के हमें रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा होता है कि हमें कैसे उस रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट से स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स निकालने हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स ही हमारा अल्टीमेट एम है। उस मेथड को हम ILS मेथड बोलते हैं, जो मैं आपको एस्टिमेशन वाली वीडियोस में समझाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही है कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हमें शो करती है कि क्या हम स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन से या नहीं। जो इक्वेशंस एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होती हैं या ओवर आइडेंटिफाइड होती हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में हमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम मिलती है। अब ये प्रॉब्लम अराइज क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सेम डेटा के साथ कंपैटिबल होते हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स के साथ कंपैटिबल होते हैं। तो इससे हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो पर्टिकुलर मॉडल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या ये वही मॉडल है जो हमें चाहिए, कहीं कुछ और मॉडल तो नहीं है, क्योंकि सेम डेटा के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपैटिबल हो जाते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी डिमांड सप्लाई की, जिसमें बताया था कि हमारे पास सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का टाइम सीरीज डेटा है। अब सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम नहीं बता सकते कि हमारा एक्चुअल डिमांड कर्व कौन सा है जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना इनकम पता है, ना हमें वेदर कंडीशन, हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारी इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड होती है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब इसको पता कैसे लगाएं कि इक्वेशन जो है वो अंडर आइडेंटिफाइड है, ओवर है या एग्जैक्ट है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो 2 कंडीशंस हैं
ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है कोई इक्वेशन या सेट ऑफ इक्वेशंस, तब हम उसको बोलेंगे कि इस पे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑर्डर कंडीशन और रैंक, ऑर्डर इज ए नेसेसरी कंडीशन और रैंक जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई इक्वेशन ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, उसका हम रैंक नहीं निकालते। और अगर इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करती है तो हम बताएंगे कि वो ओवर आइडेंटिफाइड है, अंडर है, और उस वजह से हम उसके आगे उसको प्रोसीड करेंगे, उसकी एस्टिमेशन करेंगे। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कि 4th वीडियो थी, साइमल्टेनिटी टेस्ट के बारे में। साइमल्टेनिटी टेस्ट हमें बताता है कि एक साइमल्टेनियस मॉडल में क्या एक एंडोजेनस रिग्रेसर एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड है या नहीं। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारे पास साइमल्टेनियस मॉडल ऐसा हो जिसमें जो हमारा एक्सोजेनस वेरिएबल है, जो कि एंडोजेनस भी है, वो हमारा एरर टर्म के साथ अनकोरिलेटेड हो। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो इसमें हम ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें हम ILS या और कोई मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें हम OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही लगाएंगे। तो इसीलिए हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइमल्टेनियस मॉडल में साइमल्टेनिटी प्रॉब्लम है भी या नहीं। क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है और हम OLS को डिस्कार्ड कर देते हैं, तब हमें जो पैरामीटर्स, जो हमारे एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होंगे, वो हमारे कंसिस्टेंट होंगे पर एफिशिएंट नहीं होंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। इसलिए हमें चेक करना ज़रूरी है कि किसी भी साइमल्टेनियस मॉडल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसका एक टेस्ट है जो हमें बताता है हॉसमैन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट। इस टेस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियो में। तो इस टेस्ट की वजह से हम देख सकते हैं, इसमें हम T टेस्ट लगाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तब तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड लगाएंगे, OLS को डिस्कार्ड करेंगे। पर अगर इसमें हमें पता चल जाए कि कोरिलेशन नहीं है, तब हमें क्या करना है, तब हमें OLS मेथड ही लगाना है। तो अभी तक दोस्तों जो मैंने आपको समझाया, ये एस्टिमेशन से पहले की स्टोरी थी। एस्टिमेशन में जाने से पहले आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बस समराइज करके बता दिया है इस वीडियो में। अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।